हेलो माय डियर टीचर्स, स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स। तो मेरी पेपर वन की कंटिन्यूशन में मैं अब कम्युनिकेशन टॉपिक के साथ आज आपके साथ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। और जैसे मैं हमेशा कहती हूँ मेरी हर वीडियो में कि जब भी आप नेट और सेट एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप हमेशा अपने साथ सिलेबस लेके बैठिए। ठीक है, तो ये जर्नल पेपर वन है जो सबको एप्लीकेबल है। तो मेरे चैनल के साथ बने रहिए। और मुझे हर बार बहुत सारे इसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं कि मैम हम नेट करें कि सेट करें। तो अगर आज आप मेरे सेशन को सुन रहे हैं तो ध्यान से सुनिए और हमेशा ये बात दूसरों से भी शेयर कीजिए। देखिए, जो स्टेट लेवल एग्जामिनेशन है और हमारा जो ऑल इंडिया लेवल एग्जामिनेशन है, दोनों का सिलेबस सेम है। तो आप सेट के लिए पढ़ रहे हैं, नेट के लिए पढ़ रहे हैं, आपके पास सिलेबस सेम है। एक हमारे मन में रहता है कि सेट इजी होगा और नेट डिफिकल्ट, तो ये गलत फहमी अपने दिल से निकाल लीजिए। ठीक है, क्योंकि हम ये लेवल ऑफ डिफिकल्टी ऑफ एग्जामिनेशन के बारे में नहीं सोचना है। मुझे मेरी सिर्फ प्रिपरेशन को स्ट्रॉन्ग करना है। ठीक है, और अगर आप स्टेट लेवल एग्जामिनेशन दे चुके हैं, उसमें आप क्वालिफाई हो गए हैं, तो मेरी सजेशन है उस पर रुकिए मत, नेट के लिए प्रिपेयर कीजिए। ठीक है, अब मैं ऐसे क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि जब हम स्टेट लेवल एग्जामिनेशन क्वालिफाई करते हैं, हमारे जॉब प्रोस्पेक्ट्स बस उस स्टेट तक ही लिमिटेड रहते हैं। अब जैसे कि मैं महाराष्ट्र से हूँ, मुंबई से हूँ, तो हमें महाराष्ट्र एग्जामिनेशन है। तो उसमें आपको ये याद रखना है कि जब आप उसका नोटिस पढ़ते हैं महाराष्ट्र सेट एग्जामिनेशन का, तो वहां पर लिखा होता है कि ये एग्जाम का रिजल्ट कहाँ तक वैलिड है। तो ये एग्जाम मतलब वैलिड, मेरा सेंस है कौन से स्टेट तक, तो आपके जॉब प्रोस्पेक्ट्स महाराष्ट्र और गोवा तक रहे थे। ठीक है, आप लेटेस्ट जो भी उनका सर्कुलर है वो आप देख सकते हो, मैं आपके साथ वेबसाइट शेयर कर दूंगी। और जैसे कि मैं नेट क्वालिफाई कर लेती हूँ, मैं इंडिया में कहीं पर भी कोई भी कॉलेज में कोई भी यूनिवर्सिटी में उनके एलिजिबिलिटी मतलब जॉब के क्राइटेरिया के हिसाब से मेरा जॉब वहां पर मैं एप्लीकेशन कर सकती हूँ। आई बिलीव अदर परमानेंट ओपनिंग्स नहीं है, बट एटलीस्ट हम एलिजिबल है कि जॉब के लिए हम अप्लाई कर सकते। ठीक है, आपको भी पता है कि आप एम कॉम होते सार मतलब मास्टर्स होते सार आप अप्लाई कर सकते हो टीचिंग को। बट जब आपको एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन चाहिए, आपको वो डेफिनेटली क्वालिफिकेशन चाहिए। तो हर बार हमारे पास ये रीजन नहीं होना चाहिए कि मैम नेट डिफिकल्ट है, सेट डिफिकल्ट है। जब आपको पता है कि आपको ये एग्जामिनेशन क्वालिफाई करके ही टीचिंग में आना है, तो डेफिनेटली आपके लिए ये मैंडेटरी एग्जामिनेशन है। ओके, तो सेट आपने क्वालिफाई कर लिया तो प्लीज नेट एग्जाम तक जाइए। बिकॉज अगर आप खुद एज अ पैनल वाले मेंबर, या मैं बोलूँ आप इंटरव्यूअर हो या जो भी हो, ठीक है, जब आप खुद अभी एक टीचर है तो आपको पता है आप हमेशा चाहते हैं कि हमारे बच्चे ग्रोथ करते रहे, तो हमेशा एडिशनल क्वालिफिकेशन है। और जबकि मैं तो बोलूंगी नेट को एडिशनल नहीं, नेट एक मैंडेटरी क्वालिफिकेशन है। ठीक है, आप अपने जॉब प्रोस्पेक्ट्स को क्यों लिमिटेड कर रहे हैं? आप देखिए कि आप नेशन वाइड में अप्लाई कर सकते हैं। ओके, तो एक वो याद रखिए। और दूसरा, अगर आपको ये क्वेश्चन आता है कि मैम मैं नेट क्वालिफाई कर चुकी हूँ, अब मुझे सेट एग्जामिनेशन में बैठना चाहिए, तो दिस इज योर डिसीजन। क्योंकि मैं ऐसे नहीं बोलूंगी कि सेट को मत बैठिए, आपको सेट एग्जामिनेशन को बैठना है तो जरूर बैठिए। क्योंकि मुझे भी एक लगता है कि मेरे लिए प्राउड मोमेंट है, मैं अपने स्टेट का एग्जाम क्वालिफाई कर रही हूँ। भले वो सेट एग्जामिनेशन नेट के एग्जामिनेशन से मतलब छोटे लेवल पर है, बट ऐसा कहीं पर भी नहीं है कि दोनों का मतलब वेटेज नहीं है, या फिर मैं बोलूँ सेट बहुत कम वैल्यू पर है। तो मेरी हमेशा एडवाइस रहती है, अगर आपका सेट एग्जामिनेशन हो गया तो आप नेट एग्जामिनेशन जरूर क्वालिफाई कीजिए। कितने आप कैंडिडेट्स हो गए, कितने टीचर्स हो गए जिन्होंने सेट होके एक रिलीफ ली कि चलो हमारा एक क्वालिफिकेशन हो गया। बट मेरी सजेशन से आप हमेशा नेट तक पहुंचिए। ठीक है, और अगर आपकी एज एज ब्रैकेट में आते हो आप, मेल्स के लिए 30 एज और फीमेल्स के लिए 35। ठीक है, उसका नोटिस है जूनियर रिसर्च फेलोशिप का। मैंने बहुत सारी अपनी वीडियोस में जूनियर रिसर्च फेलोशिप क्या है और उससे क्या बेनिफिट होता है वो मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ है, और उसकी एज सिर्फ क्राइटेरिया रहता है। तो अगर आप उस एज ब्रैकेट में, तो प्लीज आप जूनियर रिसर्च फेलोशिप लेके स्टाइपेंड लेके आप अपनी पीएचडी परस्यू कीजिए। ठीक है, वो सिर्फ एक एग्जामिनेशन ऐसा नहीं कि मेरे करियर को बूस्ट देता है, ट्रस्ट में इट गिव्स यू रिस्पेक्ट। और जब हम एक ऑल इंडिया लेवल एग्जामिनेशन क्वालिफाई करते हैं वो भी हाईएस्ट परसेंटेज पर, तो मेरे साथ तो मतलब अच्छा ही होगा ना, मतलब हमको अच्छा ही वेटेज मिलने वाला है उसके लिए। ठीक है, तो वो याद रखिए। और दूसरी बात कि हमेशा नेट के बाद भी आपको सेट करना है तो जरूर कीजिए, क्योंकि मुझे भी ऐसे लगता है कि सेट भी मुझे क्वालिफाई होना चाहिए। और मेरे केस में जैसे मुझे सब पूछते, तो मेरे केस में पहले सेट एग्जामिनेशन आया था, फिर नेट एग्जामिनेशन आया। तो मैंने सेट पहले क्वालिफाई किया, फिर नेट एग्जामिनेशन क्वालिफाई किया। ठीक है, तो होप सो ये आपको क्लियर है। और जो मुझे एक रिपीटेडली बार बार क्वेश्चन आता है, मैम हम नेट इन कॉमर्स करें कि नेट इन मैनेजमेंट करें, तो उसका भी मेरी वीडियो शेयर की है। और मैं हमेशा ऐसी जो भी वीडियोस बनाती हूँ जिसमें थोड़ा सा ऐसा लगता है कंफ्यूजन है, मैं हमेशा आपको
आपको ब्लैक एंड व्हाइट मतलब कहाँ से नोटिस से मैंने रीड करके इंटरप्रेट किया वो भी मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ, क्योंकि मुझे भी पता है कि जब हम अपने लिए डिसीजन लेते हैं तो हमें ये याद रखना है कि हम किसी के कहने पर नहीं, व्हाट इज अवेलेबल इन ब्लैक एंड व्हाइट, जो चीज का एविडेंस है, प्रूफ है, जो अथॉरिटी बोल रही है हमको वो फॉलो करना है। ठीक है, तो चलिए आज हम कम्युनिकेशन टॉपिक को डिस्कस करते हैं। अब मैं हमेशा सिलेबस लेके बैठती हूँ, ठीक है, मैं जब आपको पढ़ा रही हूँ, मैं जब प्रीवियस क्वेश्चंस देख रही हूँ अपने बच्चों के लिए, तो मैं भी सिलेबस लेके बैठती हूँ। ठीक है, तो ये टॉपिक हमने कहाँ पर पढ़ा है, अगर आप एक नॉन कम्युनिकेशन बैकग्राउंड से, मतलब आपका कम्युनिकेशन मेजर सब्जेक्ट नहीं है, तो जैसे कि हमने ये अंडर ग्रेजुएट में टॉपिक पढ़ा होता है, कुछ कुछ चीजें हमने स्कूल में पढ़ी होती है, तो जैसे मैं कॉमर्स से हूँ तो ये टॉपिक हमने फर्स्ट ईयर बीकॉम में पढ़ा है। और अगर आप फर्स्ट ईयर बीएमएम मतलब आप बीएमएम के स्टूडेंट है या फिर आप बीएमएम के फैकल्टी है, तो ये टॉपिक हमने बहुत बार पढ़ा है। ठीक है, तो बेसिक कम्युनिकेशन बुक भी आप लेके बैठ सकते हैं। जब मैं बोलती हूँ बेसिक बुक, तो आप वो टेक्स्ट बुक भी पढ़ सकते हैं, ठीक है, आप रेफरेंस बुक भी पढ़ सकते हैं, बट आपको क्या याद रखना है कि जब भी आप कोई बुक लेके बैठो ना, उसको पूरा नहीं पढ़ना है। यू हैव टू स्टिक टू द सिलेबस ऑफ द नेट एग्जामिनेशन। यू हैव टू अंडरस्टैंड कि अभी रेडियो के बारे क्वेश्चंस आते हैं नेट में, ठीक है, टेलीविजन पर क्वेश्चंस आते थे, पहला कलर टीवी कब आया, ठीक है, अभी हमको ये क्वेश्चन ट्विटर पर आ सकता है, अभी ये हमको क्वेश्चन ओटीटी पर आ सकता है। ठीक है, तो हमें ये याद रखना है कि हम जो रेलेवेंट कोई भी बुक से पढ़े ना, तो इट इज स्पेसिफिक टू माई कम्युनिकेशन सिलेबस। अब ऐसा नहीं है कि मैं सारी बुक्स ले आऊंगी, आज मैंने आपको बोला कम्युनिकेशन, आप लाइब्रेरी में आपने सारी बुक्स उठा ली कम्युनिकेशन, दिस इज नॉट पॉसिबल एंड दिस इज नॉट फीजिबल। ठीक है, हार्ड वर्क के साथ आपको स्मार्ट वर्क भी करना है। तो चलिए कम्युनिकेशन में हम सिलेबस ये मैंने डिस्कस किया हुआ है, मेरी प्रीवियस वीडियोस में है, तो अगर आपके पास वो लिंक नहीं है तो मैं आज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगी। और मेरे चैनल के साथ बने रहने के लिए मैं हमेशा बोलती हूँ, सबसे पहले आप मेरी वीडियो को पॉज कीजिए और जाके पेन और डायरी लेके आइए और ये लिखिए कि आज हम कवलप्रीत मैम के सेशन में हैं, तो पेपर 1 में हम यूनिट नंबर 4 कम्युनिकेशन पढ़ रहे हैं और हम उसके ऊपर आज एमसीक्यूज डिस्कस करने वाले। ठीक है, चलिए, ये सारे प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस हैं, कुछ भी क्वेश्चंस मैंने खुद से फ्रेम नहीं किए। अ गुड पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन इन सोसाइटी इज थ्रू, ठीक है, कह रही है अ गुड पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन मतलब हम जो कम्युनिकेशन कर रहे हैं ह्यूमन सोसाइटी में, वो ज्यादातर कौन से तरीके से होती है। ठीक है, क्वेश्चन को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप हिंदी में अटेम्प्ट कर रहे हैं नेट एग्जामिनेशन या मराठी में अटेम्प्ट कर रहे हैं स्टेट लेवल एग्जामिनेशन, तो आपको मराठी और हिंदी पर भी होल्ड होना जरूरी है। क्वेश्चन छोटा सा होता है बट उसके अंदर मीनिंग बहुत गहरा होता है। ठीक है, अभी ये क्वेश्चन समझ आ गया, गुड पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन इन सोसाइटी इज थ्रू पैरा लैंग्वेज, इन्फोग्राफिक्स, फॉर्मल लैंग्वेज और हिडन इमोशंस। ठीक है, सो हियर द करेक्ट आंसर इज फॉर्मल लैंग्वेज। फॉर्मल लैंग्वेज से हम कम्युनिकेट कर रहे हैं। अब पैरा लैंग्वेज क्या होता है, इस पर मेरी वीडियो है ऑलरेडी, तो उसका भी मैं आपके साथ सेशन लिंक शेयर कर दूंगी। इन्फोग्राफिक्स क्या होता है, ये आपको अगर नहीं पता होता तो आप गूगल पर सर्च सकते हैं। जैसे अब मैं बताऊं, हम कुछ बता रहे हैं रिप्रेजेंटेशन जेंडर मेल और फीमेल, तो उसके ऊपर आप इमेज डाल देंगे ना बॉय और गर्ल की, तो दैट इज इन्फोग्राफिक्स। एंड हिडन इमोशन से तो कम्युनिकेशन नहीं हो रही। तो सिंपल क्वेश्चन था, नेट का ही क्वेश्चन है। मैं हमेशा बोलती हूँ 50% क्वेश्चन बहुत ईजी होते हैं, 50% के लिए मेहनत करनी। सो हियर द करेक्ट आंसर इज फॉर्मल लैंग्वेज। Moving on to the next question. Statement 1, coercive communication is ethical, powerful and result oriented. ठीक है, अभी coercive मतलब क्या होता है, कोर्स कोर्स, ये मतलब एक होता है कि आप बोलो कि किसी को डराना धमकाना, ठीक है, किसी को फोर्स करना। जैसे अगर आपने ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर में टाइप्स ऑफ पावर पढ़ा है, तो जैसे जो हमारे सीनियर्स होते हैं या फिर जिनको अथॉरिटी होती है, तो वहां से हमको एक हमेशा फियर तो रहता है, डर तो रहता है। तो वैसे कम्युनिकेशन क्या एथिकल, पावरफुल एंड रिजल्ट ओरिएंटेड है, मतलब जैसे कोई हमको डरा धमका के काम कर रहा है। ठीक है, तो जब आपको ये लैंग्वेज का मतलब समझ आएगा कि इसका मतलब क्या है वर्ड का, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे ये याद रखना है कि लैंग्वेज को पढ़िए, क्वेश्चन को समझिए, तो कभी भी फोर्सफुल कम्युनिकेशन एथिकल नहीं होगी, पावरफुल नहीं होगी और रिजल्ट ओरिएंटेड नहीं होगी। तो यहाँ पर स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट। ठीक है, देखो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, ये असर्शन और रीजनिंग नहीं है। असर्शन और रीजनिंग होता तो हमको देखना होता कि दोनों में रिलेशनशिप है कि नहीं, तो यहाँ पर तो ये डायरेक्टली क्या है, स्टेटमेंट बेस्ड। ठीक है, अब आगे पढ़ते स्टेटमेंट 2, इन इंटेंशनल पावर पॉलिटिक्स। अब ये पावर पॉलिटिक्स हमने कहाँ पढ़ा है, अगर हमने कभी नहीं पढ़ा है तो हमें तो समझ ही नहीं आएगा। अनएथिकल अनएथिकल प्रोपोगेंडा कम्युनिकेशन प्रमोट्स नेशनल प्रेस्टीज एंड सिक्योरिटी। ठीक है, तो इंटेंशनल पावर पॉलिटिक्स में कह रहे हैं अनएथिकल। अभी अनएथिकल वर्ड तो क्या होता है, आप सबको पता है, जो गलत है, प्रोपोगेंडा। अभी इसका मतलब क्या होता है, ये वर्ड अगर आपको नहीं पता है
तो इंफॉर्मेशन एंड आइडियाज दैट मे बी फॉल्स और एग्जेजरेटेड विच आर यूज्ड टू गेन सपोर्ट फॉर अ पॉलिटिकल लीडर पार्ट। ठीक है, आप गूगल पर जाओगे, आप उसको डिक्शनरी मीनिंग ढूंढ लो कि प्रोपेगेंडा का मतलब क्या है, तो ये होता है इंफॉर्मेशन एंड आइडियाज दैट मे बी फॉल्स और एग्जेजरेटेड। हमें नहीं पता होता वो चीजें राइट है रॉन्ग है, उनको बढ़ा चढ़ा के बोला जाता है। ठीक है, ये जनरली पॉलिटिक्स में होता है, विच आर यूज्ड टू गेन सपोर्ट फॉर अ पॉलिटिकल लीडर और पार्टी एक्सेट्रा। ठीक है, तो इन इंटेंशनल पावर पॉलिटिक्स अनएथिकल प्रोपेगेंडा कम्युनिकेशन प्रमोट्स नेशनल प्रेस्टीज एंड सिक्योरिटी। आप रिलेशनशिप्स हो या कहीं पर भी अगर आप झूठ बोलेंगे, आप प्रोपेगेंडा करेंगे, आप गलत इंफॉर्मेशन फैलाएंगे, तो वहां पर ये गलत इंफॉर्मेशन हो जाएगी। अब जैसे कि आपको पता है नेट एग्जामिनेशन का जो भी इशू है, मैंने भी उसके ऊपर कमेंट नहीं किया है। ठीक है, क्योंकि क्या होता है हम अथॉरिटी में नहीं है, जब हम अथॉरिटी में नहीं है तो हम उसको डिस्कस करके भी कोई मतलब नहीं है, बिकॉज वी स्टार्ट स्प्रेडिंग फॉल्स इन्फॉर्मेशन और मे बी वी डोंट हैव द करेक्ट इन्फॉर्मेशन एंड जस्ट 1 मिनट लगता है वो हिट बटन क्लिक करने को, ईमेल गया, व्हाट्सएप गया। ठीक है, तो यू शुड बी रिस्पॉन्सिबल कि हमको आगे इन्फॉर्मेशन नहीं फैलानी, वट एवर द डिसीजन, वो डिसीजन आने ही वाला है, तो उसके लिए बैठ के वरी करने का कोई मतलब नहीं है। जैसे मैं आपको दिसंबर के लिए प्रिपेयर करा रही हूँ, तो ऐसा पॉसिबिलिटी ये री एग्जाम हो या ना हो, हमें उसके लिए वरी नहीं करना है। अब जो हो गया सो हो गया। आई नो मेरे यहाँ पर बोलने, मैं जब एग्जाम में नहीं बैठ रही हूँ, मेरे लिए बोलना बहुत ईजी है, बट यू हैव टू रिस्पेक्ट योर सेल्फ। आप बैठ के सारा दिन चैनल्स पर देख सकते हैं कि यहाँ पर ये प्रॉब्लम है, बट वो अगर आप 2 घंटे बैठ के सिर्फ न्यूज देख रहे हैं, माई सजेशन इज वो 2 घंटे बैठ के पढ़ाई कर लीजिए, वो आज अटेम्प्ट के लिए या नेक्स्ट अटेम्प्ट के लिए तो काम आने ही वाला है। सो यू हैव टू चूज व्हाट यू वांट टू डू फॉर योरसेल्फ, ओके। एंड आई ऑलवेज बिलीव सॉल्यूशन निकालो, प्रॉब्लम हो गया जो अपने हाथ में नहीं है, व्हाई टू वरी अबाउट इट, ओके। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर है 2, ऑप्शन नंबर 2 मैंने ऑलरेडी मार्क किया हुआ है, तो स्टेटमेंट नंबर 1 फॉल्स है और स्टेटमेंट नंबर 2 भी फॉल्स है। ठीक है, इनकरेक्ट वर्ड यूज किया है। तो देखिए क्वेश्चन को समझिए, ये बुक से नहीं आते क्वेश्चंस, कॉमन सेंस है, हमने कभी पढ़ा होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सिमेंटिक बैरियर। अब बैरियर्स पर है ना 2 टाइप्स के क्वेश्चन आते हैं। एक क्वेश्चन होता है कि आप बताओ इसमें से बैरियर कौन सा है, और एक दूसरा होता है कि इसके बैरियर्स को ओवरकम कैसे कर सकते हैं। अब इसके लिए हमें 2 ही चीजें याद रखनी है, जब भी बैरियर पर क्वेश्चन आएगा ना, तो आंसर मेरा हमेशा नेगेटिव होगा। ठीक है, क्योंकि बैरियर इज अ नेगेटिव। तो अगर यहाँ 4 ऑप्शन दिए, तो मुझे ना एक नेगेटिव वाला आंसर ढूंढना है। अब जब क्वेश्चन बदल जाता है, ओवरकम द बैरियर्स, ओवरकम मतलब हम बैरियर्स को खत्म कर सकते हैं कैसे, तो वहां पर आंसर मेरा पॉजिटिव आएगा। ठीक है, आप समझे मैंने क्या बोला। जब भी बैरियर्स का क्वेश्चन पूछ रहे तो वो नेगेटिव आंसर होगा, और जब भी पूछ रहे हाउ टू ओवरकम, वो बैरियर्स को हम कैसे खत्म कर सकते हैं, तो वहां पर क्वेश्चन आंसर बन जाएगा आपका पॉजिटिव। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिमेंटिक बैरियर। अभी सिमेंटिक का मतलब क्या होता है, बैरियर का मतलब तो पढ़ लेते हैं, और पहले ऑप्शन देख लेते हैं। ब्लर्ड इमेज ऑन अ टेलीविजन, unclear printing in the newspaper, static broadcasting और है redundancy in writing। ठीक है, अभी सबसे पहले कौन से टाइप के बैरियर्स पढ़ने हैं वो मुझे पता होना चाहिए। ठीक है, ये हम टॉपिक कहाँ पढ़ते हैं, ये पेपर 1 कम्युनिकेशन में पढ़ते हैं, पेपर 2 में कॉमर्स में पढ़ते हैं ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में, और पेपर मैनेजमेंट में भी हम ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में पढ़ते हैं। ठीक है, जैसे आप एडवांस अकाउंटेंसी वाले स्टूडेंट है, तो आपने ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में ये टॉपिक मैनेजमेंट में नहीं पढ़ा होगा, बट नेट हमको पूरा एज अ, मैं बोलूँ ऑलराउंडर की तरह जज करता है। अब व्हाट इज सिमेंटिक्स, इट इज द स्टडी ऑफ मीनिंग इन लैंग्वेज। ठीक है, अब जैसे मैं बोलूँ हर चीज का अलग मतलब होता है। अब मुझे जैसे बताना है कि मैं पंजाबी, तो हमें ना जैसे कोई वर्ड्स ऐसे होंगे जो हिंदी में उसका मतलब अलग हो जाएगा। ओके, अभी जैसे मैं पंजाबी हूँ तो मैं एक एग्जांपल देती हूँ। जैसे किसी को दिखता नहीं है, ओके, कोई ब्लाइंड है, तो हम उसको बोलते हैं अन्ना। अब आप साउथ इंडियन हो गए तो आपको पता है अन्ना तो हम रेस्टोरेंट में जाके सबको बोल देते हैं, या हम अपने फ्रेंड को भी बोल देते हैं। तो ये क्या हो गया, लैंग्वेज की वजह से प्रॉब्लम है। ओके, हिंदी का मोड, इंग्लिश का मोड, वो हमें पता है डिफरेंस। तो यहाँ पर है ना अभी सिमेंटिक बैरियर पूछ रहे, तो पहले पता होना चाहिए कौन से टाइप्स के बैरियर है। अभी ब्लर्ड इमेज ऑन टेलीविजन इज नॉट अ सिमेंटिक का मतलब लैंग्वेज, तो यहाँ पर लैंग्वेज रिलेटेड कुछ नहीं। अनक्लियर प्रिंटिंग भी लैंग्वेज रिलेटिंग कुछ नहीं, मुझे वो लैंग्वेज आती है बट सिर्फ प्रिंटिंग प्रॉपर नहीं है। स्टैटिक ब्रॉडकास्टिंग पे आंसर नहीं है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है रिडंडेंसी इन राइटिंग। नाउ व्हाट इज रिडंडेंसी इन राइटिंग, इसका मतलब पता होता तो आंसर ढूंढ लेते। रिडंडेंसी मतलब जैसे अब मैं बोलती हूँ एडिक्वेट इनफ, ये 2 वर्ड्स है, मैं सिर्फ इनफ वर्ड यूज कर सकती हूँ, मुझे एडिक्वेट लगाने की जरूरत नहीं थी, बट क्या हो जाता है मुझे एडिक्वेट इनफ बोलना है। तो रिडंडेंसी ऐसे वर्ड्स है जहां पर मुझे नहीं यूज करना था फिर भी मैं यूज कर गई। ओके, तो इसका मतलब ये होता है मैं एक्स्ट्रा बोल रही हूँ, मुझे एक ही चीज मैंने सिंपल वे में समझा सकती थी कि दिस इज इनफ, तो मैं एडुकेट इनफ क्यों यूज करूँ, तो 2 वर्ड्स क्यों यूज करना है जब एक वर्ड में काम हो जाता है। तो अनदर एग्जांपल, अभी जैसे कोरोना के ऊपर
मैं बोलूँ बहुत कम कॉन्फ्रेंसेस होगी, इनफैक्ट नहीं हो रही है। जब हम कोरोना के टाइम पे 2020, 21, 22 आपने देखा होगा सारी कॉन्फ्रेंसेस के थीम्स होते थे कोरोना वायरस, पेंडेमिक में क्या हुआ, पेंडेमिक की मतलब सारी स्टोरीज। तो वहां पर अब वो टॉपिक रिडंडेंट हो गया, ठीक है। तो रिडंडेंट का मतलब आपको समझ आया। तो यहाँ पर कौन सा सिमेंटिक बैरियर है, रिडंडेंसी इन राइटिंग, तो ऑप्शन नंबर डी। आगे चलते कौन से बैरियर्स की कम्युनिकेशन पढ़ने हैं, तो देख लेते हैं फिजिकल इन्वायरमेंटल बैरियर्स। ना व्हाट आर फिजिकल इन्वायरमेंटल बैरियर्स, दो नाम है उसके, फिजिकल और एनवायरमेंटल। जैसे एग्जाम देने गए, पावर सप्लाई चला गया, गर्मी लगेगी, इट इज गोइंग टू अफेक्ट द एग्जाम, तो ये इन्वायरमेंटल। अब जैसे हमारे घर में रात को अगर सिर्फ 3 बजे पानी आता है तो पूरी रात हमारी डिस्टर्ब हो जाएगी, ठीक है, बट नो बडी नोज अबाउट इट कि हम कितने परेशान है, तो वो हमारा एक इन्वायरमेंटल बैरियर है। आप घर से बाहर निकलते हो, आपके घर के बाहर एक कचरा पड़ा होता है और आपको उसकी वजह से ब्रीदिंग प्रॉब्लम है, बैड फाउल स्मेल आती है, ठीक है, तो यहाँ पर भी वो सारे इन्वायरमेंटल बैरियर्स है। तो फिजिकल का दूसरा नाम इन्वायरमेंटल। रिमेंबर फिजिकल यहाँ पर मतलब बॉडी रिलेटेड नहीं है, वहां पर हम गलती करते हैं। तो इट इज कॉज्ड बाय टाइम, प्लेस, स्पेस, क्लाइमेट। अभी गर्मी आपको पता है कितनी सारी बीमारियां फैल रही है, आप रोज न्यूज देखो, हीट वेव, कितने सारे लोगों की डेथ हो रही है, सब्जियां उसकी वजह से महंगी हो रही है, लोगों को बॉडी डिजीजेस स्टार्ट हो रही है, हम घर पर रह के भी परेशान है, हम बाहर जाके भी परेशान है। तो ये देखिए सारी चीजें हमको अफेक्ट होने वाली, ठीक है। फिर टाइमिंग, जैसे मैं मुंबई में हूँ, किसी से मुझे अमेरिका में बात करनी है तो टाइम मुझे देखना पड़ेगा। तो ये कौन से बैरियर्स है, फिजिकल और इन्वायरमेंटल। तो टाइम, प्लेस, स्पेस, क्लाइमेट, नॉइज, चॉइस ऑफ मीडियम। आगे बढ़ते हैं पर्सनल बैरियर्स, दर कॉज बाय स्टेटस एंड पर्सनल रिलेशनशिप्स, ठीक है। अब ईगो आ जाता है, फिर मुझसे वो बात नहीं कर रहा, उसने मुझसे ब्लॉक किया हुआ है तो मैं क्यों पहल करूं, ईगो प्रॉब्लम है, ठीक है, बात नहीं करनी है। तो ये सब कौन से बैरियर्स है, पर्सनल लेवल पर। सिमेंटिक बैरियर्स अभी मैंने बताया, कॉनोटेटिव मीनिंग्स, डिफरेंट मीनिंग्स ऑफ द सेम वर्ड, जैसे मैंने अभी एक्सप्लेन किया। जार्गन होता है एक सिमेंटिक बैरियर। व्हाट इज जार्गन, अभी जैसे आप डॉक्टर के पास जाएंगे ना, डॉक्टर आपको बीमारी का नाम बहुत बड़ा बता देगा, बट वो बीमारी बहुत छोटी सी होगी, बट हमें जस्ट उसका मीनिंग नहीं पता था। ओके, फिर वो लोग जार्गन कौन सी होती है, स्पेशलाइज लैंग्वेज। आप आईटी वाले हो तो आईटी वाले से बात करोगे, अगर हम मैं कम लैपटॉप खरीदने जाऊंगी तो हमें इतनी नॉलेज नहीं होगी कि रैम क्या है, एमबी कितना होना चाहिए, स्पीड कितनी की, प्रोसेसर कितना होना चाहिए। हम तो सिर्फ कलर अच्छा लग रहा है, हो सकता है देख के ले आए। ओके, सो वो सब जार्गन होता है। कल्चर बैरियर्स होते हैं कॉज बाय डाइवर्सिटी ऑफ कल्चर्स। कहीं पर थम्स अप इज अ गुड साइन, कहीं पर पर्पल कलर पहनना अच्छा नहीं माना जाता, कहीं पर व्हाइट कलर पहनना अच्छा माना जाता है, ठीक है। तो ये डाइवर्सिटी ऑफ कल्चर्स। जैसे हमारे यहाँ पर बहुत सारे टाइम पर इश्यूज हो जाता है, मीडिया में आपने पढ़ा होगा कि कोई फीमेल एक मेल से हैंड टच करके ग्रीटिंग कर रहे हैं, ठीक है, कुछ कुछ कंट्रीज में वो अलाउ नहीं है। तो ये सब कौन से, डाइवर्सिटी ऑफ कल्चर्स। फिर साइकोलॉजिकल एटीट्यूडनल बैरियर्स कॉज बाय मूड्स, एटीट्यूड एंड रिलेशनशिप्स। अब पर्सनल बैरियर्स और साइकोलॉजिकल बैरियर्स में क्या डिफरेंस है, ये जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ये आपको क्लैरिटी मिलेगी। ओके, फिर है ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स विच इज कॉज्ड बाय ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर एंड पॉलिसीज, ठीक है। जैसे आप बॉस से छुट्टी मांगने गए, बॉस ने कुछ बोला नहीं, फिर या तो आपके यहाँ पर छुट्टी का इतना बड़ा प्रोसेस है कि 10 लोगों को तो पूछना पड़ता है, फिर आप सोच के जाने दो, मुझे लेना ही नहीं छुट्टी। सो जो भी ऑर्गेनाइजेशन रिलेटेड आपका क्वेश्चन होगा, जहाँ पर बैरियर होगा, हायरार्की, लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, तो वहां पर आपका क्वेश्चन आ जाएगा ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स। आपको इसके ऊपर और रीडिंग करनी है, आप पेपर वन कम्युनिकेशन की बुक रेफर कर सकते हैं। आप बिजनेस कम्युनिकेशन में बैरियर्स टू कम्युनिकेशन दिया है वो पढ़ सकते हैं। आप ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में ये टॉपिक है, मैनेजमेंट में आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमको याद रखने, विथ रिस्पेक्ट टू नेट एग्जामिनेशन दिस आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैरियर्स विच यू शुड स्टडी बिफोर द एग्जामिनेशन। अब यहाँ पर अगर मैं जाती हूँ क्वेश्चन पर, तो मैं कैसे एनालाइज करती हूँ कौन सा टाइप का बैरियर है, मुझे सारे बैरियर्स पता है और मैं यहाँ पर ऐसे ही देखती हूँ। ब्लर्ड इमेज मतलब मुझे इमेज दिख रही नहीं है, अनक्लियर प्रिंटिंग है, स्टैटिक ब्रॉड, रिडंडेंसी इन राइटिंग, ठीक है। तो यहाँ पर आप सॉल्व कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी मैंने आंसर दिया हुआ है, की फीचर्स ऑफ ट्रांजैक्शनल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन, इसके ऊपर भी मेरी प्रीवियस वीडियो है, तो आप उसको जरूर देखिए। और मैंने एक्सप्लेन किया व्हाट इज लीनियर, व्हाट इज ट्रांजैक्शनल, इंटरएक्टिव, ठीक है, तो आपको समझ आ जाएगा। ओके, मैं उसका लिंक शेयर कर दूंगी, यहाँ पर आपके पास क्वेश्चन का डायरेक्ट आंसर दिया होगा। ओके, व्हाट आर द की फीचर्स ऑफ ट्रांजैक्शनल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। नेक्स्ट पढ़ते हैं असर्शन और रीजनिंग। मुझे हमेशा यही क्वेश्चन आता है कि मैम असर्शन और रीजनिंग सबसे डिफिकल्ट लगती है, तो चलिए देख लेते हैं। आप मेरे लेक्चर में फर्स्ट टाइम आ रहे हैं तो मैं बताती हूँ असर्शन और रीजनिंग क्या है। असर्शन होती है कुछ ऐसी स्टेटमेंट्स जो इनकरेक्ट हो सकती है या करेक्ट हो सकती है। रीजनिंग का भी सेम है। अब ये दोनों स्टेटमेंट्स है ना, इंडिपेंडेंटली करेक्ट हो सकती है या इंडिपेंडेंटली ये रॉन्ग, फॉल्स या इनकी कोई रिलेशन दोनों में हो सकती है, ठीक है। तो पहले पढ़ लेते हैं। असर्शन में क्या बोल रहे हैं, यूज ऑफ स्लैंग इन फॉर्मल टीचिंग मेक कम्युनिकेशन लाइवली एंड इंटरेस्टिंग। स्लैंग क्या होता है,
ठीक है। अब बच्चों के साथ हम कैसे बात करते हैं, इनफॉर्मल तरीके से कर सकते हैं। नहीं, मुझे एज ए टीचर्स हमको बच्चों के साथ कभी भी इनफॉर्मल वे में बात ही नहीं करनी है, ठीक है, भले आप क्लासरूम के बाद हो या क्लासरूम, बिकॉज यू हैव टू मेंटेन योर डिग्निटी एज अ टीचर। बट क्या होता है, जैसे हम फ्रेंड सर्कल में आपस में बात कर रहे हैं, तो ये क्या होता है, इनफॉर्मल वर्ड्स और एक्सप्रेशन दैट आर मोर कॉमन इन स्पोकन लैंग्वेज। ठीक है, जनरली जैसे अभी बच्चे ना कुछ आपस में डिस्कस करेंगे तो वो स्लैंग हो जाएगा। ठीक है, अब अगर मैं स्लैंग का कोई आपको डेफिनेशन दूं, वो जनरली सेम एज ग्रुप वालों में होता है, और कभी कभी इसकी वजह से क्या होता है ना, दूसरों को हर्ट भी हो जाता है। ठीक है, समटाइम्स वो एक ऐसी इनफॉर्मल लैंग्वेज है जो अब मुझे अगर एग्जांपल दूं तो मैं, जैसे वो वल्गर बात भी हो सकती है, उसका डबल मीनिंग भी हो सकता है। ठीक है, तो हमें वो अच्छा नहीं लगता, और मुझे लगता है एज अ टीचर्स हमको नहीं यूज करना चाहिए। अभी जैसे मैं बोलूं, हम हंसते ना तो LOL लिख देते हैं। अब हमें उसका मतलब नहीं पता, अगर हम उसको लाफ आउट लाउड बोले तो अलग मतलब है, कोई उसको लॉट्स ऑफ लव समझ ले तो ये हमें पता नहीं कैसे इंटरप्रिटेशन होगी। ठीक है, तो हमें याद रखना है स्लैंग नहीं यूज करना चाहिए। तो स्लैंग यूज करके ऐसे नहीं हम कॉमेडी करें, लाइवली करें, नो। सो मेरे ख्याल से दिस इज फॉल्स रीजन। एकेडमिक डिसेंसी डिमांड्स अवॉइडेंस ऑफ स्लैंग इन द क्लास। तो यही जैसे मैंने आपको बताया, एज अ टीचर्स हम क्लासरूम में है, क्लासरूम के बाहर है, हमें डिसेंट बिहेवियर करना है। और टीचर्स ऑलवेज हैव अ ड्यूअल रिस्पॉन्सिबिलिटी, इरिस्पेक्टिव आपको लगे जो भी, बट मुझे लगता है कि हम जब टीचर्स बन जाते हैं तो वी शुड हैव अ मैच्योर बिहेवियर। और हमें याद रखना चाहिए कि वी आर ऑलवेज बीन जज्ड, इरिस्पेक्टिव आप क्लासरूम में या क्लासरूम के बाहर है। इनफैक्ट आप मार्केट में भी जाते हो तो ऐसे होता है कि कभी हमको अपने स्टूडेंट्स मिल जाते हैं। ओके, तो वी हैव टू अंडरस्टैंड कि भले आपको कोई बोले या ना बोले, बट यस वी आर नेशन बिल्डर्स। मतलब आई एम फील वेरी प्राउड दैट आई एम अ टीचर, और मुझे अच्छा लगता है कि मेरे साथ बच्चे अगर रास्ते पर भी बात करें तो हमें भी अपना एक बिहेवियर ऐसा बनाना है कि वी कमांड रिस्पेक्ट, इट इज ऑलवेज म्यूचुअल। आप रिस्पेक्ट दोगे तो आपको रिस्पेक्ट मिलेगी। तो यहाँ पर मैं बोलती हूँ एकेडमिक डिसेंसी डिमांड्स द अवॉइडेंस ऑफ स्लैंग। तो यस, एकेडमिक्स में आपको एक डिसेंट रखना है, तो स्लैंग को हमें अवॉइड करना है। तो यहाँ पर स्टेटमेंट ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। ओके, तो स्लैंग लैंग्वेज कोई कम्युनिकेशन करके हम क्लास में मजा मस्ती नहीं कर रहे हैं, और एकेडमिक डिसेंसी डिमांड्स अवॉइडेंस ऑफ स्लैंग, तो दिस इज ट्रू। ओके, तो यहाँ पर आज मैंने आपके पास 5 क्वेश्चंस डिस्कस किए। आगे देखते सिलेबस में जाके। मीनिंग, टाइप्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कम्युनिकेशन पर कोई क्वेश्चन नहीं था। वर्बल, नॉन वर्बल, इंटरकल्चर एंड ग्रुप कम्युनिकेशन, यहाँ से कोई क्वेश्चन, बैरियर से क्वेश्चन था। फिर मैं बोलूंगी ये तो हमारा बेसिक है, तो ये कम्युनिकेशन का पार्ट है। यहाँ पर हमने क्या देख लिया कि कम्युनिकेशन की टाइप्स के ऊपर नहीं है, बट ये बता रहे कि कम्युनिकेशन का मीनिंग जो है। फिर यहाँ पर बैरियर्स पर क्वेश्चन आ गया, और यहाँ पर फिर मॉडल्स ऑफ कम्युनिकेशन, ये तो हमारा फेवरेट क्वेश्चन है। और फिर आज मैंने आपके साथ असर्शन और रीजनिंग जो बेसिक है क्लासरूम कम्युनिकेशन पर क्वेश्चन आ गया। ठीक है, तो क्वेश्चन यही से बनते हैं। छोटा सा सिलेबस होता है बट इन डेप्थ बहुत ज्यादा होता है। आपको जो भी बुक रेकमेंड मैं करती हूँ, मैं हमेशा पेपर 1 KVS मैदान करती हूँ। आप प्रीवियस ईयर्स की बुक्स लीजिए, कोई बात नहीं, क्वेश्चन पेपर सॉल्व कीजिए। बट माय सजेशन इज व्हेन यू हैव गुड टाइम, प्लीज स्टार्ट प्रिपेयरिंग। हाउ टू प्रिपेयर, नोट्स अच्छे होने चाहिए, नोट्स कहाँ से रेफर करें वो बुक अच्छी होनी चाहिए, हमें जो एक्सप्लेन कर रहा है वो गाइडेंस बराबर होनी चाहिए। और जैसे मैं हमेशा बताती हूँ कि भले मुझे इतना सिलेबस नहीं आता, बट यहाँ रीड करके अपनी दिमाग लगा के मैं क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करूँ। सो इवन यू कैन डू दैट। ओके, तो प्रीवियस ईयर्स की क्वेश्चंस जरूर सॉल्व कीजिए, बट पहले कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी रखिए। ट्रस्ट मी, व्हेन यू हैव गुड कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी देन योर क्वेश्चंस विल आल्सो वोंट गो रॉन्ग। ठीक है, 2 मार्क्स क्या, आप 4 मार्क्स 6 मार्क्स ऐसे कर करके 10 मार्क्स करके आप 70 मार्क्स तक जरूर पहुंच जाएंगे। ठीक है, अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। देयर इज अ पॉसिबिलिटी यू आर गोइंग टू टीच कम्युनिकेशन टुडे इन योर क्लासरूम, सो यू कैन यूज माय वीडियोस आल्सो। आप अपने स्टूडेंट्स के साथ भी शेयर कीजिए, ये हर 11 12 को भी काम आने वाली है, डिग्री को भी काम आने वाली है, पोस्ट ग्रेजुएट वालों को भी काम आने वाली है, MBA को भी काम आ सकती है, और हमारे नेट सेट को डेफिनेटली काम आती है। और मैंने कुछ दिनों पहले थोड़े से रिसर्च पर वीडियोस बनाए हैं। अगर आप एक रिसर्चर है, अगर आप एक रिसर्च पेपर लिखने की कोशिश कर रहे हैं, तो जरूर मेरी वो वीडियोस को देखिए। ठीक है, फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन ऑल द बेस्ट, डोंट वरी एंड कीप योर प्रिपरेशन जारी रखिए। कभी भी एग्जाम हो हमें उसकी टेंशन नहीं है।